अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम जिसमें 10 ममालिक बशमूल पाकिस्तान के सरबराहान और वफूद आ गए हैं। ये इजलास जारी था, अभी भी जारी है और आज अख्तितामी बाकायदा आगाज़ भी हो और अख्तितामी दिन भी है। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है जो कि यहाँ पे एक राय पाई जाती थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं हुई, नहीं होगी, बट अच्छी बात है और अच्छी नुमाइंदगी के वज़ीर ख़ारजा भारत के वो यहाँ पे आए और आज उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच भी की। हमारे साथ इंडियन जर्नलिस्ट मौजूद है। वेलकम सर। ये बताइएगा कि एक शंघाई ताउन तंजीम है पाकिस्तान के हवाले से, तो जो हम सोच रहे थे वो तो एक अलग पर्सपेक्टिव है, मैं उस पर बात कर ज़रूर सर। इंडिया में इस शंघाई ताउन तंजीम को कैसे देखा जा रहा था और वज़ीर ख़ारजा की आज की जो स्टेटमेंट है इंडियन, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़रूर ये एक रीजनल ब्लॉक है जिसको कि कंसीव किया गया था इस आइडिया के साथ कि हमारी बड़ी पुरानी जो कहें रिलेशंस रहे हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल लिंकेजेस इतने स्ट्रॉन्ग रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से है, तो क्यों ना हम इसे एक नए दौर में उसको रिवाइटलाइज़ करें और उस पर अपना प्रोसेस, अपना जो प्रॉस्पेरस फ्यूचर है उसको बिल्ड करें। तो ये एक आइडिया था इन द कोर ऑफ दिस एससीओ ग्रुपिंग और इसको लेकर भारत भी काफ़ी ज़्यादा संजीदा है। पिछले सालों में भारत में भी इसकी कई बैठकें हुई हैं जहाँ पर लोगों ने इसके बारे में बात की, रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर बात की, साइबर सिक्योरिटी और साइबर डेवलपमेंट, जो साइबर से रिलेटेड जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कैसे बिल्ड किया जाए उस पर बात हुई, कैपेसिटी बिल्डिंग, एजुकेशन, हेल्थ, वो तमाम सेक्टर हैं जो कि लोगों के कंसर्न के हैं और जिस पे सभी जो देश हैं वो एक तरीके से कहें तो बिल्कुल एक राय है जिनकी कि हाँ, इसके बारे में लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में, उनकी लाइफ को बेहतर फिनेंशियली बनाने के बारे में, उनको पॉवर्टी से बाहर निकालने के बारे में काम करना चाहिए और मेरा ख्याल है वही एक कोर एजेंडा है जो एससीओ लेकर आगे बढ़ती है। अभिषेक, ये भी बताइएगा कि वज़ीर ख़ारजा की आमद या वफूद, फिर बात ही जो हमारे बिरादरी है, सहाफ़ी बिरादरी, उनका यहाँ पे आना, आपको कहीं लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो टेंस चलते रहते हैं, स्पेशली जब कश्मीर का 370 का जो स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद कुछ हालात, कुछ अप्स एंड डाउन ज़्यादा होते हैं, तो आप समझते हैं कि इस इजलास में शिरकत से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब कोई गामज़न हो सकते हैं? देखिए, जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आए थे इंडिया, वो गोवा में आए थे और अब हम आए यहाँ पे, तो करीब 1.5 साल में ये दूसरी बार है जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया है जर्नलिस्ट की तरीके से। तो ये मैंने कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा यूफोरिक बात है कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा खुश हुआ जाए कि बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना लगा हुआ है और वो भी इसलिए हो पाया क्योंकि इतनी बड़ी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इवेंट है और जहाँ पर मीडिया को कवरेज करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। भारत ने वो काम गोवा वाले फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में किया था, तो पाकिस्तान ने भी एक तरह से डिप्लोमेटिक रेसिप्रोसिटी यहाँ पर दिखाई है। तो ये बस इसको इतने तक ही समझा जाना चाहिए। हाँ, जहाँ तक बात ये रही कि एस जयशंकर यहाँ पर आए हैं करीब 10 साल में, तो वो एक ज़रूर एक पॉजिटिव चीज़ है कि जो दोनों देश किसी भी वजह से यहाँ पर एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे बैठे हैं और उन्होंने एक जो दो हमने विजुअल्स देखे जहाँ पर एक बड़े कॉर्डियल हैंडशेक हुआ और ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुई, तो कम से कम इतना हो रहा है। अब तक तो ये था कि हालात तो ये थे कि हम एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे, एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे थे, जो भी मसले हों। तो इसके बाद अब आप बस उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें इससे बेहतर हों, हम एक दूसरे के कंसर्न को समझें, एक दूसरे की प्रॉब्लम क्या है उसको समझें और जो इंडिया ने जो भी कंसर्न शो किया है पाकिस्तान को कि बाकी किसी मुल्कों के साथ हमारा कोई रिश्ता ख़राब होने का की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को कुछ एक ऐसे मसले हैं जिस पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सख्त रवैया अपनाना होगा, उससे बहुत ज़्यादा डिसाइसिव वे में आगे बढ़ना होगा। तो अगर वो चीज़ें एड्रेस होती हैं, जो टेररिज्म का इशू अगर पाकिस्तान उसको एड्रेस करता है, जो पाकिस्तान खुद भी मानता रहा है कि वो एक विक्टिम रहा है टेररिज्म का, अगर टेररिज्म को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उसे पहल करने की कोशिश करेंगे, या वो एलिमेंट जो कि भारत में एक सेपरेटिस्ट एजेंडा चलाते हैं, अगर उनके खिलाफ एक्शन होता हुआ भी दिखेगा तो मेरा ख्याल है कुछ पॉजिटिव हरकत ज़रूर हो सकती है। अच्छा अभिषेक, टेररिज्म की बात हुई तो देखिए, भारत का भी इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान जो है इनकी मावनत करता है या इनको नहीं करना चाहिए, बट कि पाकिस्तान का इल्ज़ाम भी है कि कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान में होता है या हमारे मगरब साइड पे जो खैबर पख्तूनख्वा और ये ट्राइबल एरियाज़ में होते हैं, तो वहाँ पे भारत के भी कुछ हाथ हैं। अब ये दोनों तरफ से इल्ज़ामात है,
क्या इन इल्ज़ामात के ऊपर जो है इसी तरह रहना चाहिए, या इन दोनों ममालिक को बैठ के कोई प्रॉपर एक हिकमत अमली तय करनी चाहिए? क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि जो यहाँ के अवाम है और वहाँ के अवाम है, वो दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि इन दोनों के दरमियान कोई तलखियाँ हों, कोई ताल्लुकात ख़राब हो। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन उस इल्ज़ामात को आप एक तरीके से कहें तो वैलिडेट करने के लिए आपके पास बहुत कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं होता है। अगर इंडिया कहता है कि आप पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को या दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है, तो हम देखते हैं कि हाफिज़ सईद जैसे लोग यहाँ पर खुलेआम घूमते हैं, और वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी एक तरीके से कहें तो मेनेसी क्रिएट करते हैं चैरिटी के नाम पे। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हाफिज़ सईद और उनका कुनबा है, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने माना हुआ कि ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार उन्हें प्रोटेक्ट करते रही है, उन्हें एस्कॉर्ट देते रही हैं। तो मेरा ख्याल इससे ज़्यादा जो ब्रेजन, इससे ज़्यादा खुलकर जो एग्जांपल्स है वो नहीं है। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस रीजन में पाकिस्तान शायद बड़ी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मुल्क है कि जिस पे इंडिया भी एलिगेशंस लगाता है टेररिज्म के, ईरान भी टेररिज्म के एलिगेशंस लगाता है, अफगानिस्तान भी टेररिज्म के एलिगेशंस लगाता है, और ये रीजन में मात्र एक ही ऐसा देश है जिसकी जो 3 नेबरहुड हैं जो उससे टेरिटोरियली अटैच्ड हैं, तीनों उस पर कहते हैं कि आपके यहाँ भाई उस तरीके के एलिमेंट्स हैं, उस तरीके के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं जो हमारे यहाँ आके दहशतगर्दी करते हैं, वायलेंस करते हैं, और फिर आपके यहाँ जाके छुप जाते हैं। अच्छा अभिषेक, आपने बात की कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करते हैं या जो है यहाँ से मावनत होती है। दूसरी आपने ये भी बताया कि कोई एविडेंस नहीं है, तो कलबर्शन या देव की सूरत में पाकिस्तान के पास तो एक बहुत बड़ी जो है वो एविडेंस ही मौजूद है, जो कि आलमी अदालत में भी ये केस भारत खुद लेकर गई है। दूसरी जानिब भारत के साथ जो है वो आजकल तो उनके ऊपर और भी बड़े इल्ज़ामात हैं। इवन दैट अभी जो जस्टिन ट्रूडो का जो स्टेटमेंट है कल से, जहाँ पे वो जो खालिस्तान तहरीक के सरबराह का कत्ल हुआ था, तो ये इस किस्म की चीज़ें जो है ये तो भारत में भी होती रही है, शवाहिद भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अगर देखा जाए, कुछ पॉजिटिव तरफ पे निकल जाए, बजाय ये कि हम आपको इल्ज़ाम लगाए, आप हमें इल्ज़ाम लगाए। क्या थोड़ा मैं यहाँ पर आपको रुकूंगा। इल्ज़ाम बिल्कुल सही आपने कहा कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और ट्रूडो साहब भी काफ़ी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन जो इंडियन स्टेटेड पोजीशन है गवर्नमेंट की कि आपने इल्ज़ाम लगाया लेकिन आपने कोई स्टेट ऑफ एविडेंस नहीं दिया। ये तो वही बात होगी कि अमेरिका ने पूरा का पूरा जाके इराक में बमबारी कर दी, उसके पूरे मुल्क को तबाह कर दिया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर। कोई एविडेंस नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हमने इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पाया है, और पूरी दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को, कहीं भी किसी को सबूत नहीं दे पाए, पूरी वॉर कर दी, एक मुल्क को खराब। कलभूषण यादव को आप सबूत नहीं मानते? नहीं, मेरा ख्याल है उस पर भी गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल कोर्ट है, जो कि गवर्नमेंट खुद गई है वहाँ पे। हाँ, नहीं गवर्नमेंट गई, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि वो हमारा सर्विंग ऑफिसर था। गवर्नमेंट कह रही कि आपने उसको जो पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोग थे, उन्होंने उसे अबडक्ट किया और फिर वो उसे यहाँ कर लेकर आए। बट दैट इज़ ए स्टेटेड पोजिशन ऑल्सो। कुलभूषण जाधव केस कुड भी बायलैटरल इशू, लेकिन जो आपका हाफिज़ सईद है और ऐसे तमाम जो टेररिस्ट हैं, ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला हुआ कि ये लोग ख़तरनाक हैं, ये लोग ड्रग्स सप्लाई करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, आर्म्स स्मगलिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, और आपकी सरकार उनको शह देती, पनाह देती। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा मजबूत, इससे ज़्यादा पुख्ता एग्जाम्पल कहीं नहीं है कि जहाँ पर एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जिसने डिक्लेयर किया हुआ है, चाहे वो हिज़्बुल मुजाहिदीन के लोग हों, चाहे वो लश्कर तैयबा के लोग हों, उनको डिक्लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लेयर्ड एलिमेंट, डिक्लेयर्ड जो इंडिविजुअल्स हो, वो यहाँ पर बेशक पनाह पाते हैं और उनकी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ है। अगर वो यहाँ रहते और छुप के रहते और कभी नहीं दिखते या कहीं गलती से कहीं दिख जाते तो अलग बात थी। वो खुलेआम एक सोशल और पॉलिटिकल स्पेस एंजॉय कर रहे हैं, और ये इस बात को सुनकर बड़ा दुख होता है कि अगर जब आप कहते हैं कि आप विक्टिम हैं टेररिज्म के, तो वो एम्पैथी आप में नहीं दिखती है कि अगर आप टेररिज्म के विक्टिम हैं भी, तो जिन लोगों ने दूसरे के कंट्रीज़ में जाके टेररिज्म फैलाया है, कम से कम आप उन्हें अपने घर में जगह तो ना दें, आप उन्हें पर्सना नॉन ग्रेटा घोषित करें, वो कहीं और जाके रहें। अच्छा, भारत के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम ये भी है कि वहाँ पे जो अक़लियतें हैं वो महफूज नहीं है, और कुछ ख़ासकर जो मोदी सरकार के जब से चल रही है ये सरकार, तो वहाँ पे बहुत सारे एविडेंस और इंसिडेंट्स हमने देखे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कवर किया है। दूसरी जानिब कश्मीर का जो एक दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजन आप कह सकते हैं, उसका भी अभी तक वहाँ पे कोई ख़ास लोगों की जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बेहतर नहीं हुई। नहीं, आप शायद आपने पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। कश्मीर में भी इलेक्शन हुए हैं, 60 से 70% इलेक्शन पे कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ आता है। तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ तो आपके यहाँ है। तहफ़्फ़ुज़ आपके यहाँ ऐसे है
कि यहाँ पर पीटीआई इलेक्शन होता है, पीटीआई के लोग शायद आते नहीं हैं, हाँ। कंप्लीट इलेक्शन रिग्ड हो जाता है, वो सरकार शायद पावर में है जिसके पास की मैंडेट ही नहीं है। पीटीआई के लोग आपकी सड़कों पर इस कदर लाखों की संख्या में आते हैं, आर्मी इंस्टॉलेशन अटैक होती हैं। तो खैर डेमोक्रेसी का जो सेटअप है वो पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही अच्छा, इस तरह कमजोर तो सेटअप है। मोदी सरकार के इस इलेक्शन पे भी तहफ़्फ़ुज़ात मैं हैं। बता रहा हूँ, क्योंकि जो 60 से 70% इलेक्शन हुए हैं कश्मीर में, उसके बाद वहाँ पर सरकार चुनकर आई है। ये वही लोग हैं जो कि कश्मीर का एजेंडा लेके आगे बढ़ते रहे। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया के किसी और कोने से आके कोई गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कश्मीर में जगह बनाई और कश्मीरियों का हक जो है उन्होंने अपने अंदर कर लिया। ये कश्मीर की पार्टियाँ हैं, वही के लोग हैं जो वहाँ पर 70 साल से वहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उन्होंने खुद ही इलेक्शन लड़ा है, खुद ही इलेक्शन जीता है। और वहाँ पर बीजेपी इलेक्शन नहीं जीती है, वहाँ पर कश्मीर के लोग ही इलेक्शन जीत रहे हैं, वही वोट कर रहे हैं, अपने लोगों को उन्होंने चुना है। और ये जो इलेक्शन हुआ यहाँ पर जो विजिटर्स है, जो ऑब्जर्वर के रूप में करीब मेरा ख्याल है 1 दर्जन देशों के जो डिप्लोमेट्स उनको ले जाया गया, जिसमें कि यूएसए भी इंक्लूडेड है, जो कि यूएसए आपका भी बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है। और उनके सामने उनको दिखाया गया कि किस तरीके से इलेक्शन हुए हैं, फ्री एंड फेयर। अब आप किसी इंसिडेंट्स को ले लें, कहीं पर कोई छोटी मोटी झड़प हो गई हो तो वो एक बहुत ही आइसोलेटेड इवेंट है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग बहुत किसी भी तरीके की अगर रिगिंग होती तो हो सकता है मोदी सरकार, जो मोदी साहब की जो अपनी पार्टी है वो वहाँ सरकार में होती। अगर रिगिंग होती तो बीजेपी वहाँ पर सरकार में होती। रिगिंग होती तो कोई जो उमर अब्दुल्ला हैं उनकी पार्टी को हो सकता है सीटें नहीं मिलती। लेकिन वो पार्टी वहाँ पर सीट चुनकर आई है जो कि बीजेपी के खिलाफ है, जो बीजेपी के खिलाफ लड़ी है। तो ये डेमोक्रेटिकली कहें तो कमियां ज़रूर होंगी भारत में भी, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वहाँ पर उन्होंने हाई रखे हुए हैं। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का हाल आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा, SCO पे बात करते हैं। अभी आपको क्या लग रहा है कि कुछ ये जो SCO का जो यहाँ पे समिट है, बहुत बड़े बड़े मुआहदे होंगे भारत में, क्या इसको कितने फ़वाइद हो सकते हैं इससे? बिल्कुल, हम इसे बहुत सीरियसली लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को कि ये एक कल्चरल और रीजनल कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सारे देश एक साथ मिलते हैं। जो इंडिया कम से कम जो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे जो हमारे जो क्लोज नेबर्स हैं, उसके बियॉन्ड जो हमारी टेरिटोरियल लाइन से जुड़े हुए जो नेबरहुड है, उसके बियॉन्ड सेंट्रल एशिया है। और सेंट्रल एशिया को इंडिया ने एक एक्सटेंडेड नेबरहुड का दर्जा दिया हुआ कि हम उसके साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। उनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, वो कैपेसिटीज़ है कि हम मिलकर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उन्हें। हम अपनी टेक्नोलॉजी से उनकी लाइफ बेहतर कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज से हमारी इंडस्ट्रीज़ बेहतर हो सकती हैं। तो ये एक सिलसिला चलता रहना चाहिए और यही वजह है कि इंडिया इस पूरे प्लेटफॉर्म को काफ़ी सीरियसली लेता है। आप सहाफ़ी इंडिया से आए, पाकिस्तान पहली बार आए? हाँ, पाकिस्तान पहली बार है। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? बिल्कुल अच्छा लगा। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद तो घूमने का मौका नहीं मिला क्योंकि सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप कभी नॉर्मल हालात में आए तो हम आपको हाँ, मेरा क्योंकि इसलिए क्योंकि जिस शाम को हम लोग आए थे करीब 8 बजे, तो उस रात भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा जब मैं 11 साढ़े 11 बजे करीब जिन्ना मॉल है यहाँ, जिन्ना मॉल है यहाँ पे कोई, तो हम लोग उसके आसपास घूम रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 11 साढ़े 11 बजे रात में बड़े आराम से फैमिलीज वहाँ घूम रही हैं, खा पी रही हैं। तो एक फैमिलियरिटी और एक एश्योरेंस फील होती है कि आप ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर फैमिलीज अगर इतनी देर रात को घूम रही हैं और वो बड़े रिलैक्स माहौल में घूम रही है, नहीं कि कोई बड़ा अर्जेंट काम करने कोई आया है, बड़े वो आराम से तफसील से अपना समय गुजार रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि इस मुल्क में कुछ एक चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये चीज़ें चारों तरफ फैलें, इसकी ज़रूरत है। और जितना बेहतर हो लोगों की ज़िंदगी उतना अच्छा है। अभिषेक, पश्तो में कहते हैं हर कलर आशा। अच्छा, इसका मतलब है कि आप जब चाहें आप आ जाएं। अच्छा हम आपको वेलकम करेंगे। ज़रूर, शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू हुई, अच्छा लगा। नाज़रीन, इंडियन सहाफ़ी अभिषेक के साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई, ज़बरदस्त गुफ्तगू थी। ये पाकिस्तान आए, शंघाई ताउन तंजीम के असरात हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस किस्म की जो डील्स है, इसमें लोगों का आना जाना है, ये होना चाहिए। और दोनों ममालिक के जो अवाम हैं ये भी इस किस्म की इवेंट्स चाहते हैं। ये कि आज के अपडेट्स, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।